बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। म्यूजिक के साथ डांस के साथ हम इस शो की शुरुआत कर रहे हैं और आज शो में बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। मेटावर्स की बात करेंगे। एक वर्चुअल दुनिया है जिसने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी अपॉर्चुनिटीज को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है और वहीं बात करेंगे उस बिल की भी जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा था। मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। सबसे पहले बात करते हैं उस बिल की जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था, क्योंकि एनडीटीवी के सूत्रों के हिसाब से इस साल शायद ये बिल आएगा ही नहीं। तो इसके बारे में क्विक राउंड अप जो है वो आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले तो अभी सरकार बिल में कुछ बदलाव लाना चाहती है, इसलिए अभी इसमें थोड़ा समय लग सकता है। अब उसकी वजह यही है कि सरकार कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। वहीं सूत्रों का मानना है कि इस सत्र के बाद सरकार एक अध्यादेश यानी एक ऑर्डिनेंस ला सकती है। अब इससे पहले भी कुछ हफ्तों पहले एनडीटीवी ने इस पर रिपोर्ट किया था कि किस तरीके का ये नया क्रिप्टो एसेट बिल नजर आ सकता है। अब उसमें क्रिप्टो करेंसी को एसेट की तरह इस्तेमाल करने की इजाजत है, बल्कि ना कि पेमेंट की तरह। अब बिल में इसे करेंसी या पेमेंट की तरह इस्तेमाल तो नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी हमने बात की। वहीं बिल जो है वो उन रिस्क्स की भी बात करता है जिससे वो यूजर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और वहीं इसमें नियमों को तोड़ने पर जुर्माने का भी प्रावधान होगा। तो ये हुई बिल की बात। लेकिन जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा कि आज हम मेटावर्स की बात करने वाले हैं, तो मेटावर्स समझेंगे, लेकिन उसके लिए दो टर्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हमारा सेगमेंट क्रिप्टो की कक्षा आपके सामने पेश है, उसमें दो टर्म समझेंगे। एक है ऑगमेंटेड रियलिटी और दूसरा है वर्चुअल रियलिटी। सबसे पहले AR ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? तो रियल वर्ल्ड में एलिमेंट्स की मदद से बदलाव को लाना ऑगमेंटेड रियलिटी है। और सुनने में शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आपको हम समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ ही। देखिए, कोई भी स्मार्टफोन है उससे आप AR को एक्सेस कर सकते हैं, और ये गेमिंग जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वर्चुअल रियलिटी क्या है? रियल रियलिटी, जो रियल वाला वर्ल्ड है उसके साथ एक पैरेलल वर्ल्ड की क्रिएशन। इमर्सिव सिमुलेशंस का इसमें इस्तेमाल होता है। इमर्सिव सिमुलेशन यानी रियल जगहों की विजुअल रिप्रोडक्शन, और इसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे हेडसेट, ग्लव्स, सेंसर्स जैसी सामग्री। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें यूज होती है। तो AR और VR में फर्क आपने समझ लिया। अब बढ़ते हैं मेटावर्स की तरफ। मेटावर्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब ये मेटावर्स, इसकी शुरुआत हुई कहां से? तो लेखक नील स्टीफेंसन को इस शब्द के लिए श्रेय दिया जाता है क्योंकि उनकी 1992 में आई साइंस फिक्शन उपन्यास स्नो क्रैश में मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल था। उन्होंने उन कैरेक्टर्स की बात की जो VR वर्ल्ड में मिलते हैं, तो वहां से मेटावर्स की शुरुआत हुई। लेकिन आखिरकार है क्या मेटावर्स? तो 2D इंटरनेट अनुभव जो है उससे आगे की बात करता है मेटावर्स। इस वक्त अगर मेरे सामने लैपटॉप है, मैं उससे इंटरैक्शन कर रहा हूं या इंटरनेट को यूज कर रहा हूं, ये 2D वर्ल्ड है। लेकिन इंटरनेट को 3D में लेकर जाता है मेटावर्स। ये आपको वेब वर्ल्ड में दाखिल करवाता है। ये वैसा वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें आप बातचीत कर सकते हैं, मीटिंग रख सकते हैं और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, VR और AR का अच्छा मिश्रण ये है, और आजकल इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि रीसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, और उसी की बात अब कर लेते हैं। फेसबुक ने खुद को मेटा के तौर पर रीब्रांड किया है। हम फेसबुक के कई प्रोडक्ट्स हैं जो यूज करते हैं। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक। अब जो इनकी पेरेंट कंपनी है इन तीनों प्रोडक्ट्स की, उसका नाम हो गया है मेटा। मेटा का विजन है मेटावर्स पर काम करना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और मेटा $150 मिलियन का निवेश कर रहा है जिससे मेटावर्स क्रिएटर्स विकसित करने में मदद हो। वहीं और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसका इस्तेमाल कर रही हैं, जो इसमें इंटरेस्ट जो है वो दिखा रही है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट MR यानी मिक्स्ड रियलिटी और XR यानी एक्सटेंडेड रियलिटी एप्स को विकसित कर रही है। और वहीं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, शायद आप अपने ऑफिस के काम के लिए उसे यूज करते होंगे, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल एवेटार्स को लेकर आने की प्लानिंग भी कर रही है। इसके अलावा एपिक गेम्स के CEO ने मेटावर्स में निवेश करने की बात जो है वो कही है। एपिक गेम्स वही कंपनी है जिन्होंने फोर्टनाइट नाम की एक बहुत ही पॉपुलर गेम को विकसित किया है। अब एक अहम सवाल आ जाता है। शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो, हम यहां क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, तो मेटावर्स की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेटावर्स और क्रिप्टो करेंसी अब एक साथ हैं। क्यों? मेटावर्स में क्रिप्टो करेंसी की क्या जरूरत है?
तो सबसे पहले मेटावर्स की अर्थव्यवस्था के तौर पर क्रिप्टो करेंसी काम कर सकती है। रियल वर्ल्ड में हमारी एक इकोनॉमी है, तो वर्चुअल वर्ल्ड की ये इकोनॉमी बन सकती है। अब वर्चुअल वर्ल्ड में जब ट्रांजैक्शन करने होंगे उसमें स्पीड चाहिए होगी, और उसके लिए क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। वहीं ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा जो है वो ऑफर करती है क्रिप्टो करेंसी, जो वर्चुअल वर्ल्ड में, अगेन जो इस मेटावर्स में बहुत ज्यादा जरूरी होगी। और क्योंकि एक वर्चुअल वर्ल्ड है, अगर मेरा आपका एक वहां पर अवतार जा रहा है तो उस अवतार को कपड़े चाहिए होंगे, उस कपड़ों की शॉपिंग के लिए। वहां जमीन है, वहां आर्ट है जिसे एनएफटी भी कहते हैं, तो उसकी जरूरतें हैं, तो उसकी संभावना को भी खोलता है क्रिप्टो करेंसी। तो ये समझने की हमारी कोशिश थी कि बेसिक्स क्या है मेटावर्स के। लेकिन अब हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इसके ऊपर चर्चा भी कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहास नागपाल, ऑथर है ये फ्यूचर मनी प्लेबुक के। दूसरी तरफ हमारे साथ सृजन भारद्वाज भी हैं, ये सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं और डिजिटल कंटेंट भी बनाते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले रोहास, अभी बहुत ही डिटेल में नहीं मैंने बताया, लेकिन जो क्रिप्टो यूजेस हैं मेटावर्स के वो हमने सिर्फ लिस्ट किए, अगर आप उन्हें थोड़ा इलैबोरेट कर पाए। जरूर। तो मेटावर्स में आदमी का या मेरा डिजिटल अवतार जाने वाला है। तो असली दुनिया में मैं जिस किस्म के कपड़े पहनता हूं, मैं चाहूंगा कि डिजिटल दुनिया में भी मेरा जो अवतार है वो वैसे या उससे भी अच्छे कपड़े पहने। तो कपड़े, जूते, फिर गाड़ियां चाहिए होंगी हमारे अवतार को इधर उधर घूमने के लिए, नहीं तो बेचारे को चलना पड़ेगा बहुत। फिर मेटावर्स के अंदर अगर हमने घर बना लिया, अब जैसे इस घर में मेरे पीछे दीवार पे ये वॉलपेपर लगा है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे मेटावर्स के घर में भी ऐसा ही वॉलपेपर हो। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एनएफटी के तौर पे बनती हैं, और एनएफटी को हम मेटावर्स के अंदर लेके जाते हैं। वहां एक नॉर्मल इमेज नहीं जा पाएगा, उसको एनएफटी फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो एनएफटी भी एक तरह का क्रिप्टो होता है, और ये सब खरीदने बेचने के लिए भी हमें क्रिप्टो चाहिए। तो इसलिए मेटावर्स और क्रिप्टो तो बस एकदम जुड़े हुए हैं। वो बिना क्रिप्टो के मेटावर्स में कुछ कर नहीं पाएगा कोई। जी सृजन, आप भी इसे इसी तरीके से देखते हैं कि दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नई दुनिया है तो उसकी नई इकोनॉमी भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं भी इसे इसी तरीके से देखता हूँ, और जैसा रोहास ने बोला उससे बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि आज हम अगर किसी दुकान में जाते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, वो कपड़े खरीदने के लिए हम रुपए देते हैं और उसके बदले में हमें कपड़े मिलते हैं। फिर उन कपड़ों से मैचिंग हम जूते खरीदते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी की फोटो डालते हैं इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर। और सेम तरीके से मेटावर्स के अंदर भी जो हमारा अवतार होगा, हम चाहेंगे कि वो अवतार सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे खास और अनोखा दिखे। और ये सारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए हम वहां पर अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज का यूज करते हैं, ताकि हमारे अवतार को वो सारी चीजें मिल सकें जैसे हमारे पास एक रियल वर्ल्ड में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। जी, लेकिन रोहास, जैसे अगर हम कपड़ों की बात कर रहे हैं, आर्ट की बात कर रहे हैं, घर की बात करते हैं, ये हमारी रियल वर्ल्ड की जरूरतें हैं, इसलिए हम इनकी तरफ भागते हैं। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसे इन्वेस्टमेंट की तरह ज्यादा देखते हैं देन जरूरत। नहीं, मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो कोविड जैसे लॉकडाउन होते हैं तो हमें बाहर जाने में थोड़ा झिझक है। तो इस दुनिया में जो आगे जाके दुनिया आ रही है, हम एक दूसरे को मिलेंगे कैसे, कहीं नई चीजें घूमने कैसे जाएंगे। तो मेटावर्स में ये बहुत आसान हो जाएगा। वहां हमें कोविड का डर नहीं होगा। हो सकता है वहां कंप्यूटर वायरस आ जाए, पर कोविड तो कम से कम नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से तो मेटावर्स धीरे धीरे एक जरूरत बन जाएगी हमारी। और जैसे अगर हमें घूमने जाना है तो हम बस वो गॉगल लगाएं और हमें लग रहा है हम चांद में घूम रहे हैं जी, या हम एक नई कंट्री में जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जरूरतें हैं। तो सृजन, आप बताइए कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर तो मेटावर्स की बहुत बातें हो रही हैं, इंडिया में किस तरीके की डेवलपमेंट्स आपको नजर आ रही है मेटावर्स को लेकर? इंडिया में काफी एक्साइटिंग और काफी रोमांचक डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ये वर्चुअल रियलिटी के अंदर गेम्स भी बना रही हैं, क्योंकि अब मेटावर्स है तो वहां पे लोगों को मनोरंजन भी चाहिए, लोग गेम्स भी खेलना चाहते हैं। और आज तक की जो एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती थी, समस्या रहती थी, वो ये थी कि अगर आपने एक गेम में कुछ रिवॉर्ड्स जीते हैं, आप उसे दूसरी गेम में कैसे यूज करेंगे। तो ये दिक्कतों को भी सॉल्व करने के लिए काफी सारे लोग टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं। प्लस इंडिया के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि काफी ज्यादा लोग हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये वर्कफोर्स भी इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जो ये P2E गेम्स और मेटावर्स के अंदर जो डिजिटल लैंड है, इस लैंड को खरीदने बेचने को समझने वाले ट्रेडर्स भी निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है और लोग इस चीज को एक नई अपॉर्चुनिटी के तरीके से देख रहे हैं, जिससे उनको भी एक इनकम और अपने लिए एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी बनाने का मौका दिखता है।
अब बात कर लेते हैं मेटावर्स रियल एस्टेट की। इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है कि मेटावर्स में लोग जमीन खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। एक रियल एस्टेट, मेटावर्स रियल एस्टेट, ये एक हाइप है रोहास। ऑफ कोर्स इसकी बातचीत हम इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आप इसे किस तरीके से देखते हैं, और जिसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं हो उसे क्या बताना चाहेंगे मेटावर्स रियल एस्टेट के बारे में? मेटावर्स में तो एक्चुअली रियल एस्टेट एजेंट भी आ चुके हैं जो आपको अलग अलग मेटावर्स में जमीन बेचते हैं। पर मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जो नॉर्मल दुनिया है हमारी, तो हमारे पास एक ही प्लेनेट है, अर्थ। तो उसमें हमें दिख रहा है कि जो लैंड है वो सीमित है, लिमिटेड है। पर मेटावर्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेटावर्स बहुत अलग अलग आ रही है। जैसे आज डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स, सोमनियम स्पेस, क्रिप्टो वॉक्सेल, अपलैंड, ऐसे अलग अलग मेटावर्स आ गई है। अब आप कहां कहां जाके जमीन खरीदेंगे? तो मेरा सजेशन ये होगा कि जमीन वहां खरीदिए मत, उधार रेंट पे लीजिए। तो मेटावर्स में आपको जमीन, घर सब रेंट पे मिलते हैं, तो आप रेंट पे लीजिए, और जब फ्यूचर में जाके आपको लगे कि ये मेटावर्स बहुत अच्छी चल रही है और मुझे यहां पे अपना घर बनाना है, तब आप जमीन खरीदिए। तब तक के लिए रेंट पे ले लीजिए। तो ये क्रिप्टो एसेट्स का एक नया बाजार है सृजन, आप इसे इस तरीके से देखते हैं? हाँ जी बिल्कुल। और जैसे रियल एस्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो आज अगर हम कहीं घर लेना चाहते हैं तो वो घर की कीमत लाखों करोड़ों रुपए में होती है। और जिस पे डिपेंड करता है हम कौन से शहर में और क्या और सारी सुविधाओं के साथ वो लेना चाहते हैं। पर मेटावर्स के अंदर ये घर जो हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं उसके सिर्फ 1% तक की कीमत पर अभी उपलब्ध है। तो अगर यहाँ पर आपको इतने सस्ते भी घर मिल रहे हैं तो उनका रेंट यानी उनका किराया तो उससे भी सस्ता होगा। तो अभी आप बिल्कुल इस चीज को एक ओपन माइंड के साथ रिसर्च कर सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट में आपको समझ आता है कि अच्छा इस प्रोजेक्ट में मेरे को लगता है मेरे को लैंड लेनी चाहिए, उस प्रोजेक्ट में आप पहले वहां किराए पे लैंड लेके देख सकते हैं। यहाँ तक कि लोग अपना अवतार भी किराए पर देते हैं, अपने NFTs भी किराए पर देते हैं। तो वहां से आप छोटे से एक टेस्ट के साथ इसको ट्राई करके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि मेटावर्स और मेटावर्स रियल एस्टेट की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, तो हम चाहते थे कि आपके सवाल जो हैं वो भी इस चर्चा में शामिल किए जाएं, और इसीलिए अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट सवाल जवाब का, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुर्गा त्रिपाठी, फाउंडर और CEO फेस्टचेन के ये हैं। और जितने भी सवाल आए हैं जनता के, उसमें से एक सवाल हमने चूज किया है तन्मय टंडन का, जो बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो कैसे मदद कर रहा है मेटा की। तो इसकी तो हमने वैसे बात कर ली, लेकिन इनके क्वेश्चन का पहला पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सॉरी, अगेन करें? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि मेटावर्स और मेटावर्स रियल एस्टेट, इसकी चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है खासतौर पर सोशल मीडिया पर, इसीलिए हमने सोचा कि सोशल मीडिया पर जो सवाल है उन्हें इनवाइट किया जाए और उन्हें हमारे सेगमेंट सवाल जवाब में इंक्लूड किया जाए। एक सवाल आया है तन्मय टंडन का। सवाल में इन्होंने पूछा है कि क्रिप्टो मेटा की मदद कैसे कर रहा है। इसको हमने हालांकि कवर कर लिया है पहली चर्चा में, लेकिन इनके सवाल का पहला पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिसमें इन्होंने कहा है कि आई नो मेटावर्स एंड क्रिप्टो कम अंडर वेब 3.0। तो 3.0 को थोड़ा इलैबोरेट करेंगे हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दुर्गा त्रिपाठी, फाउंडर और CEO फेस्टचेन। हमें जानना जरूरी है वेब 3.0 है क्या। वेब 3.0 से पहले मैं इसकी जनरेशन की बात करूंगा, वेब 1.0, वेब 2.0 एंड देन वेब 3.0। वेब 1.0 अबाउट 1994 में आया था, 2004 तक रहा, जिसमें लोग अपने बिजनेस, अपनी आर्टिफैक्ट्स, अपने वर्क को कॉन्टिन्यूस रन करते थे और शो करते थे दैट हम कर क्या रहे हैं, हमारा एक्चुअल बिजनेस क्या है। अपनी इंफॉर्मेशन को एज अ वेब 1.0 दिया करते थे। लेटर इट टर्न्ड आउट कि ठीक है, 2004 में फेसबुक ने इसको बहुत बूम दिया, वेब 2.0 आया, जिसमें ना सिर्फ लोग चीजें पढ़ते थे, समझते थे, देखते थे, उसमें राइट भी करते थे। एक तरह से ये भी देखा जाए तो जो वेब 3.0 आया, 2.0 आया, उसने लोगों को एक नई दुनिया से परिचय कराया जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई। अब चाहे फेसबुक है या ट्विटर है या कोई भी XYZ हमारी सोशल मीडिया साइट्स हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें यूजर्स भी अपने इनपुट्स दे सकते थे। एक तरह से देखा जाए तो फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइट्स सिर्फ यूजर्स के द्वारा चलाए जाने लग गए और वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बन के रह गए थे। लेटर ऑन वेब 3.0 भी आया, जिसमें ये बात सामने आई दैट हम जो डेटा सेंट्रलाइज सर्वर्स पे दे रहे थे, वेब 2.0 जो कि सेंट्रलाइज था, वो डेटा किस तरह से यूज किया जा रहा है ये पता नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन थी और बहुत सारे लोगों को अपनी इनसिक्योरिटीज थी, जिसमें अब
14 से एक तरह से देखा जाए, वेब 3.0 ने एक आपको पावर दिया है दैट यू कैन रिटेन योर डेटा whenever it is about retaining your ID, your emails or everything. You can retain through Web 3.2. बिल्कुल बिल्कुल। जो सबसे पहले जब वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई ही तो उसे वेब 1.0 कहा जा सकता है। फिर उसके बाद जब ये जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट्स आई इन्होंने डेटा को एक तरह से ऑर्गेनाइज किया, इस पूरी सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया, वो वेब 2.0 में आ सकता है और अब वेब 3.0 है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये इंटरेस्टिंग जानकारी जो है वो देने के लिए। फिलहाल जो वक्त है वो ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम एक खास चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट के हैक होने की और उससे बिटकॉइन के बारे में ट्वीट होने की। हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो, मेरा नाम है अरुण सिंह और अब शो के आखिरी हिस्से में बात कर लेते हैं उस खबर की जिसके बारे में जितने भी क्रिप्टो एंथुसियास्ट थे उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया। वो खबर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से छेड़छाड़ की। अब हुआ क्या, अकाउंट को हैक किया गया और एक ट्वीट किया गया जिसमें बिटकॉइन का मेंशन था। अब हैकर ने लिखा कि भारत ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार लिया है और हैकर के ट्वीट के साथ क्रिप्टो स्कैम लिंक भी था। पीएमओ ने इस बात की पुष्टि की कि ट्विटर के सामने इस मामले को उठाया गया है और जो ट्वीट किया गया है उसे नजरअंदाज किया जाए। वहीं जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन ट्विटर पर #हैक्ड ट्रेंड करने लगा। सितंबर 2020 में भी प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट से जुड़े ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया था, लेकिन बिटकॉइन का इसमें मेंशन होना और इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति का अकाउंट हैक होना या कॉम्प्रोमाइज होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसी की बात हम हमारे मेहमान जो है उनके साथ करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं नपिन नाय, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की और फाउंडर हैं साइबर साथी फाउंडेशन की। तो सबसे पहले तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट है तो उसे हैक करना इतना आसान तो नहीं होता होगा, तो क्या आपको लगता है कि गलत हुआ होगा जिसकी वजह से ये ट्वीट किया गया? जब भी हम क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं ना अरुण, ये ही प्रॉब्लम है कि इंफॉर्मेशन हो या मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब झूठी खबर हो, दोनों के वजह से क्रिप्टो का वैल्यूएशन का असर पड़ता है। तो हर चीज जो भी क्रिप्टो के बारे में लिखा जाता है उसके वजह से क्रिप्टो का प्राइस ऊपर जाता है या तुरंत नीचे गिर जाता है। बिल्कुल। और यूं समझ लीजिए हमारा प्रधानमंत्री ऑलरेडी बोल चुका है कि क्रिप्टो तो अच्छा नहीं है, कि वो यंगस्टर्स के लिए ठीक नहीं है, इसके लिए तो हमको बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज जरूरत है। ये सब तो ऑलरेडी स्टेटमेंट पब्लिक में आ चुका था। उसके बाद आप ही सोच लीजिए, जब वो हैकिंग हुआ था 7 मिनट भी हो, ऐसे जब झूठी खबर फैल गया तो आप ही देख लीजिए कितना वो असर पड़ गया होगा वो क्रिप्टो की प्राइसेस के बारे में। यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है क्रिप्टो में कि उनका अंडरलाइंग वैल्यूएशन नहीं है और वो सिर्फ ट्रेडिंग और ऐसे स्पेक्यूलेशन के वजह से उनका तो वैल्यूएशन तो बढ़ते गए हैं। अभी तो हमको देखना पड़ेगा आगे तो गवर्नमेंट क्या करने वाले हैं। तब तक मेन प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन आते हैं, जब भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन होता है, हर चीज में क्रिप्टो एंथुसियास्ट तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जी, वहीं जब भी बिटकॉइन की बात होती है, अगर उसे मीडियम बनाया जाता है हैक करने के लिए, तो जो ट्रेसेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो खो जाती है। इसीलिए बहुत सारे हैकर उसका भी इस्तेमाल करते हैं और हम भी अपने शो पर अक्सर बताते आए हैं कि वो एक डाउनसाइड भी है बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी की। अब आपने जैसे इंटरेस्टिंगली एक बहुत पॉइंट जो है वो आपने शेयर किया, वो ये कि द सिडनी डायलॉग में एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेंशन किया था कि क्रिप्टो करेंसी हमारे यूथ को स्पॉइल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये लिंक तो नहीं है और ना ही कहीं शेयर हुआ
हुआ है, लेकिन अगर डॉट्स कनेक्ट करें तो वो एक लाइन जरूर बनती है। लेकिन दूसरी तरफ हैकर ने बिटकॉइन को मेंशन किया और एक लिंक जो है, वो जो स्कैम लिंक है वो भी डाला, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। और एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति के अकाउंट पर एक स्कैम लिंक जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो आप देख लीजिए, कोविड के समय पे ज्यादातर ऐसे ही फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहा था। हर चीज के लिए, लोन से, या आपको तो किसी से कनेक्ट होना है क्योंकि आप तो अकेले घर पे बैठे हैं, या आपका तो एसएमएस आएगा कि आपको तो कुछ फ्री में कुछ मिल गया, लॉटरी मिल गया या इनहेरिटेंस आ गया। वो तो पुरानी था, मगर अभी तो ये सब भी नया शुरू हो गया। तो साइबर सिक्योरिटी ऐसी चीज है, हर चीज जो हमको सेफ रहने के लिए करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हमको बार बार करना पड़ता है। और जब भी आप साइबर क्राइम्स के बारे में ट्रेंड्स तो पता कर लेते हैं, साइबर क्रिमिनल्स 10 कदम आगे रहते हैं। तो जो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस हो गया, ऐसे सब स्कैम्स हो रहा है और ये लोग तो नया कुछ तरीका ढूंढ निकालते हैं। ऐसे ही ये हैकर ने, जैसे आपने सही बताया कि ऐसे एक मैलवेयर का लिंक जो दिए हुए थे, वो तो क्रिप्टो करेंसी के लिए भी ऐसे स्कैम या वो क्रिप्टो करेंसी स्टील करने के लिए तो हो सकता था। ऐसे मैलवेयर हो सकता है जिसके वजह से आपका डिवाइस या कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज होकर गलत इस्तेमाल के लिए तो यूज हो सकता है। ये सब तो आपका सेफ्टी या सिक्योरिटी के वजह से तरफ से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जी नपी नायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। का लिंक है उसको तो क्लिक करने के पहले बहुत सोच समझ कर कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ ही जो ये शो है वो भी होता है खत्म। मेरा नाम है अरुण सिंह। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या सवाल है तो आप सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो बनाकर वो डाल सकते हैं और हम उन्हें इस शो में शामिल जरूर करेंगे। एनडीटीवी इंडिया और मुझे यानी अरुण सिंह को टैग करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से अलविदा।